वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम सॉफ्टवेयर की दुनिया के एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा पैटर्न जो अक्सर पर्दे के पीछे काम करता है, लेकिन मॉडर्न एप्लीकेशंस को बनाने और मेंटेन करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसका नाम है एंटी करप्शन लेयर, यानी एंटी करप्शन लेयर, या शॉर्ट में कहें तो ACL। हाँ, ACL काफी जरूरी पैटर्न है ये आजकल। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एक काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पर आधारित है। ये उनके अजोर आर्किटेक्चर सेंटर का हिस्सा है। अच्छा, अजोर आर्किटेक्चर सेंटर, हाँ, वो काफी बढ़िया रिसोर्स है क्लाउड पैटर्न्स के लिए। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस एंटी करप्शन लेयर को गहराई से समझेंगे। ये है क्या भला, इसकी जरूरत आखिर पड़ती क्यों है, ये काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी, इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं, खासकर तब जब कोई नई एप्लीकेशन किसी पुरानी लेगेसी सिस्टम के साथ जुड़ रही हो। हाँ, या फिर दो ऐसे सिस्टम्स को बात करनी हो जिनकी टेक्निकल भाषा या डेटा को समझने का तरीका, जिसे हम सिमेंटिक्स कहते हैं, वो बिल्कुल अलग हो। एग्जैक्टली। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, आजकल शायद ही कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो पूरी तरह अकेले खड़े हो। ज्यादातर एप्लीकेशंस किसी न किसी तरह दूसरे सिस्टम्स पर डिपेंड करती हैं। बिल्कुल, कभी डेटा के लिए, कभी फंक्शनैलिटी के लिए। हाँ, सोचिए, आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पेमेंट गेटवे से जुड़ना होगा, इन्वेंट्री सिस्टम से जुड़ना होगा, शिपिंग प्रोवाइडर के सिस्टम से। ये सब एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं। सही। अब सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब हम किसी पुरानी लेगेसी एप्लीकेशन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हों। मान लीजिए एक बैंक का सालों पुराना कोर बैंकिंग सिस्टम है और अब वो एक नया फैंसी मोबाइल ऐप बना रहे हैं। जाहिर है, मोबाइल ऐप को उस पुराने सिस्टम से अकाउंट डिटेल्स या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जैसी चीजें चाहिए होंगी। हाँ, बिल्कुल चाहिए होंगी। ऐसा अक्सर ग्रेजुअल माइग्रेशंस में होता है, जहां पूरी एप्लीकेशन को एक झटके में बदलने के बजाय उसके अलग अलग हिस्सों को धीरे धीरे समय के साथ मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स पर लाया जाता है। हाँ, ये फेज्ड अप्रोच काफी कॉमन है। बिल्कुल। इस दौरान नए और पुराने हिस्से साथ साथ चलते हैं और उन्हें एक दूसरे से बात करने की जरूरत पड़ती है। यहां असली चुनौती शुरू होती है। ये लेगेसी सिस्टम्स, जो शायद दशकों पहले बने हों, अक्सर कई तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। ओह हाँ, जैसे कि उनका डेटा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड या मेसी हो सकता है। हाँ, या उनके APIs पुराने या पोरली डिजाइंड हो सकते हैं। हो सकता है वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर बने हों जो आज इस्तेमाल ही नहीं होती। सही कहा, आउटडेटेड टेक स्टैक्स। तो अगर आपकी नई चमचमाती मॉडर्न एप्लीकेशन को इस पुराने सिस्टम से सीधे बात करनी पड़े, तो उसे मजबूरन उस पुराने सिस्टम की शर्तों पर काम करना पड़ सकता है। मतलब उसे शायद आउटडेटेड प्रोटोकॉल्स, डेटा फॉर्मेट्स या APIs को सपोर्ट करना पड़े। में पुराने भारी भरकम फर्नीचर को फिट करना पड़े, क्योंकि वो जरूरी है। अच्छा एनालॉजी है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब नया सिस्टम पुराने सिस्टम के तौर तरीकों को, मतलब उसके APIs या सिमेंटिक्स को अपनाने लगता है, खासकर अगर उन तरीकों में क्वालिटी इश्यूज हैं। बिल्कुल, तो वो पुराने सिस्टम की गंदगी या प्रॉब्लम्स नए सिस्टम में भी घुसपैठ कर सकती हैं। और ये एक साफ सुथरे वेल डिजाइंड मॉडर्न एप्लीकेशन के डिजाइन को करप्ट कर सकता है, उसे बेवजह कॉम्प्लेक्स बना सकता है। एग्जैक्टली। करप्ट शब्द यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल सही कहा। और एक करप्शन का खतरा सिर्फ लेगेसी सिस्टम्स तक ही सीमित नहीं है। एक्चुअली ये किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ हो सकता है जिस पर डेवलपमेंट टीम का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। अच्छा, जैसे? हो सकता है वो कोई थर्ड पार्टी API हो या किसी दूसरी इंटरनल टीम का बनाया हुआ सिस्टम हो जिसके डिजाइन चॉइसेस आपके सिस्टम से बिल्कुल अलग हो। अगर वो सिस्टम बदलता है या उसमें कोई इशू आता है तो उसका असर सीधे आपकी एप्लीकेशन पे पड़ सकता है। ओह राइट, मतलब डिपेंडेंसी है तो रिस्क भी है। तो फिर इसका हल क्या है? कैसे बचाएं अपने मॉडर्न सिस्टम को इस बाहरी करप्शन से? यहीं पर एंटी करप्शन लेयर यानी ACL काम आती है। इसका कोर आइडिया है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अलगाव। हाँ, एक तरह से आप दो सिस्टम्स के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं, एक बफर जोन बना देते हैं। ये ACL एक बिचौलिए या ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। ट्रांसलेटर, अच्छा। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए दो लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उन्हें आपस में बात करनी है। आप बीच में एक इंटरप्रेटर बिठा देते हैं। हाँ। पहला व्यक्ति अपनी भाषा में इंटरप्रेटर से बात करता है, इंटरप्रेटर उसे दूसरे व्यक्ति की भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है और फिर दूसरे व्यक्ति का जवाब पहले व्यक्ति की भाषा में ट्रांसलेट करके वापस बताता है।
ACL बिल्कुल यही काम सिस्टम्स के लिए करती है। ओके, मेक सेंस। मान लीजिए आपका मॉडर्न सिस्टम है सिस्टम A और एक लेगेसी सिस्टम है सिस्टम B। ठीक है। सिस्टम A जब सिस्टम B से कुछ चाहता है तो वो सीधे सिस्टम B से बात नहीं करता, वो ACL से बात करता है, अपनी भाषा में, अपने डेटा मॉडल के हिसाब से। एकदम साफ सुथरा कम्युनिकेशन, जैसा सिस्टम ए को पसंद है। हाँ। अब ACL की जिम्मेदारी है कि वो सिस्टम A की रिक्वेस्ट को समझे और उसे सिस्टम B की भाषा में ट्रांसलेट करे, चाहे सिस्टम B का डेटा फॉर्मेट कितना भी अजीब हो या उसका API कितना भी पुराना क्यों ना हो। फिर ACL सिस्टम B से बात करती है, जवाब लेती है और उस जवाब को वापस सिस्टम A की भाषा में ट्रांसलेट करके सिस्टम A को देती है। तो सारी ट्रांसलेशन लॉजिक वो सब ACL के अंदर। एग्जैक्टली सारी ट्रांसलेशन लॉजिक, एक के डेटा फॉर्मेट को दूसरे में बदलना, एक के फंक्शन कॉल को दूसरे के API कॉल में बदलना, ये सब कुछ इस ACL के अंदर होता है। और ये ACL एप्लीकेशन के अंदर ही एक कंपोनेंट हो सकता है, ओके। या फिर एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सर्विस भी हो सकती है जो सिर्फ ट्रांसलेशन का काम करती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ए को सिस्टम बी की अंदरूनी कहानी जानने की जरूरत ही नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि सिस्टम बी किस टेक्नोलॉजी पर बना है, उसका डेटा मॉडल कैसा है, बिल्कुल नहीं। ना उसकी APIs कितने मुश्किल हैं। सिस्टम ए अपनी दुनिया में खुश रहता है अपने क्लीन डिजाइन और मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ। सही। और सिस्टम बी भी अपनी दुनिया में रहता है। हाँ। ACL इन दोनों को जोड़े रखती है, लेकिन एक दूसरे की कॉम्प्लेक्सिटी से बचाती है। ये वाकई एक बॉडीगार्ड या गेटकीपर जैसा है जो मॉडर्न सिस्टम को बाहरी गंदगी से बचाता है। आपने इंटरप्रेटर का उदाहरण दिया, मुझे तो ये दरवाजे पे रखे पायदान जैसा भी लग रहा है, बाहर की धूल अंदर नहीं आती। हाँ, वो एनालॉजी भी सही है। और आपने कहा कि ये इंडिपेंडेंट सर्विस भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ACL खुद एक छोटा माइक्रो सर्विस हो सकता है। हाँ बिल्कुल। कई मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में इसे एक अलग छोटी सर्विस की तरह डिप्लॉय किया जाता है। इसका फायदा ये है कि ACL का डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और स्केलिंग एप्लीकेशन के बाकी हिस्सों से अलग मैनेज किया जा सकता है। अच्छा। और इस पैटर्न का जिक्र एरिक एवंस ने अपनी बहुत मशहूर किताब डोमेन ड्रिवन डिजाइन में किया था, है ना? जी हाँ, एरिक एवंस ने इसे पहली बार फॉर्मली डिस्क्राइब किया था। डोमेन ड्रिवन डिजाइन यानी DDD का एक की प्रिंसिपल है बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट्स। बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट्स, हाँ सुना है। यानी सिस्टम के अलग अलग हिस्सों या डोमेन्स को साफ तौर पर डिफाइन करना और उनके बीच की बाउंड्रीज को मैनेज करना। ACL इसी बाउंड्री मैनेजमेंट का एक तरीका है, खासकर तब जब दो कॉन्टेक्स्ट के मॉडल्स बिल्कुल अलग हों। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लग रहा है, ऐसा लगता है कि हर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल है? यकीनन कुछ चैलेंजेस या ट्रेड ऑफ्स भी होंगे। बिल्कुल। कोई भी आर्किटेक्चरल पैटर्न सिल्वर बुलेट नहीं होता। ACL के अपने फायदे हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। जैसे कि सबसे पहली चुनौती क्या हो सकती है? सबसे पहला और शायद सबसे ऑब्वियस कंसिडरेशन है लेटेंसी, यानी देरी। लेटेंसी। अच्छा। जब सिस्टम A को सिस्टम B से बात करनी होती है तो रिक्वेस्ट अब सीधे नहीं जा रही, वो पहले ACL के पास जाती है, वहां ट्रांसलेट होती है, फिर सिस्टम B के पास जाती है। इसी तरह जवाब भी ACL से होकर गुजरता है। इस अतिरिक्त हॉप और ट्रांसलेशन प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। कितना ज्यादा? मिली सेकेंड्स का ही सही, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन हो रहा है या परफॉर्मेंस बहुत क्रिटिकल है तो ये अतिरिक्त लेटेंसी एक फैक्टर बन सकती है। अच्छा, मतलब हर कॉल पर एक छोटा सा टाइम पेनल्टी लग रहा है। ये बात ध्यान में रखनी होगी, खासकर उन सिस्टम्स के लिए जहां स्पीड ही सब कुछ है। और क्या? दूसरा बड़ा पॉइंट है मेंटेनेंस ओवरहेड। मेंटेनेंस ओवरहेड मतलब रख रखाव का बोझ। हाँ, ACL कोई जादुई चीज नहीं है, ये भी कोड है जिसे लिखना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, डिप्लॉय करना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है। सही। ये आपके सिस्टम में एक और मूविंग पार्ट जोड़ देता है। आपको इसकी मॉनिटरिंग सेटअप करनी होगी, इसके रिलीज प्रोसेस को मैनेज करना होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन संभालनी होगी। ये एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है जिसे डेवलपमेंट टीम को उठाना पड़ता है। ये तो है। मतलब एक और सर्विस या कंपोनेंट जिसका ध्यान रखना है। क्या ये छोटी टीम्स के लिए इसे अपनाना मुश्किल बना सकता है? छोटी टीम्स के पास रिसोर्सेज सीमित हो सकते हैं। उन्हें ये देखना होगा कि ACL से मिलने वाले फायदे इस अतिरिक्त मेंटेनेंस एफर्ट के लायक हैं या नहीं। तो मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। एग्जैक्टली। कभी-कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन थोड़ी मेसीनेस के साथ भी
ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है अगर टीम छोटी है और कम्प्लेक्सिटी कम है। ठीक है। लेटेंसी और मेंटेनेंस ओवरहेड और क्या सोचना पड़ता है? तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, हाँ ये तो जरूरी है। जैसे जैसे आपके एप्लीकेशन का ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी ACL इस बढ़ते हुए लोड को हैंडल कर सके। मतलब क्या वो स्केल आउट हो सकती है? हाँ, क्या जरूरत पड़ने पर आप ACL के और इंस्टेंसेस चला सकते हैं लोड बांटने के लिए, जिसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। इसकी आर्किटेक्चर डिजाइन करते समय स्केलेबिलिटी का ध्यान रखना जरूरी है। स्केलेबिलिटी तो आजकल हर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। तो ACL को भी उसी तरह डिजाइन करना होगा जैसे हम बाकी माइक्रो सर्विसेज को करते हैं। इंटरेस्टिंग। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा ACL की जरूरत पड़े? बिल्कुल हो सकता है। चौथा कंसिडरेशन यही है। अच्छा। सोचिए, आपका मॉडर्न सिस्टम शायद एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग लेगेसी सिस्टम्स या एक्सटर्नल सर्विसेज से बात करता हो। हाँ, हो सकता है। या हो सकता है एक ही लेगेसी सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों मतलब मॉड्यूल्स से बात करने के तरीके बहुत भिन्न हो। ऐसे में एक ही मोनोलिथिक ACL बनाने के बजाय शायद कई छोटे फोकस्ड ACLs बनाना बेहतर हो सकता है। ओह। हर ACL किसी स्पेसिफिक इंटीग्रेशन पॉइंट या स्पेसिफिक एक्सटर्नल सिस्टम के लिए डेडिकेटेड हो। इससे कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करना आसान हो जाता है। हो सकता है अलग-अलग ACLs के लिए अलग-अलग टेक्नोलॉजीज ज्यादा सूटेबल हों। अच्छा, तो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला अप्रोच यहाँ भी लग सकता है। एक बड़ी ACL की जगह कई छोटी स्पेशलाइज्ड ACLs, ये समझ आता है। अगला पॉइंट। पांचवा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत क्रूशियल है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और डेटा कंसिस्टेंसी। ट्रांजैक्शंस, हाँ ये हमेशा ट्रिकी होते हैं। बिल्कुल। जब डेटा दो सिस्टम्स और एक ट्रांसलेशन लेयर यानी ACL के बीच फ्लो कर रहा है तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि डेटा बीच में करप्ट ना हो जाए। अगर कोई ऑपरेशन ऐसा है जिसमें सिस्टम A और सिस्टम B दोनों में चेंजेस होने हैं, जैसे पैसे ट्रांसफर करना, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि या तो ऑपरेशन पूरा हो, मतलब दोनों जगह चेंजेस हो, या बिल्कुल ना हो। हाँ, या बिल्कुल ना हो, किसी भी जगह चेंज ना हो। इसे ट्रांजैक्शनल इंटेग्रिटी कहते हैं। ACL के कॉन्टेक्स्ट में इसे मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सही। साथ ही डेटा कंसिस्टेंसी यानी दोनों सिस्टम्स में डेटा का तालमेल बना रहे, इसे मॉनिटर करना भी जरूरी है। आपको लगातार चेक करना पड़ सकता है कि ट्रांसलेशन सही हो रहा है या नहीं, कहीं डेटा मिसमैच तो नहीं हो रहा। बाप रे, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट तो वैसे ही ट्रिकी होता है और ACL के साथ ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब मॉनिटरिंग यहाँ बहुत क्रिटिकल हो जाती है। एग्जैक्टली, मॉनिटरिंग इज की। अब एक और बड़ा डिजाइन डिसीजन आता है, छठा पॉइंट, कि ACL को आखिर हैंडल क्या क्या करना चाहिए। उसका स्कोप क्या हो? हाँ, क्या उसे सिस्टम A और B के बीच होने वाले सारे कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट करना चाहिए या सिर्फ उन हिस्सों को जो प्रॉब्लमैटिक हैं? अच्छा। हो सकता है लेगेसी सिस्टम का कुछ हिस्सा ठीक ठाक हो, उसका API मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के करीब हो। क्या उसे सीधे एक्सेस कर लेना चाहिए और सिर्फ मुश्किल वाले हिस्सों के लिए ACL का इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो एक डिजाइन ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। सब कुछ ACL से गुजारने से कंसिस्टेंसी रहती है, लेकिन ओवरहेड बढ़ता है। सेलेक्टिव अप्रोच में ओवरहेड कम होता है, लेकिन डिजाइन थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ये तो वाकई एक बड़ा सवाल है। स्कोप क्या हो ACL का? ऑल और नथिंग या सिलेक्टिव? इसका जवाब शायद केस बाय केस बेसिस पर ही मिलेगा। बिल्कुल। और सातवां पॉइंट खास तौर पर माइग्रेशन सिनेरियोज के लिए रेलेवेंट है। माइग्रेशन? हाँ, अगर आप ACL का इस्तेमाल एक पुरानी एप्लीकेशन को धीरे धीरे रिप्लेस करने की स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं, जिसे स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न भी कहते हैं, हाँ, स्ट्रैंगलर फिग, तो एक सवाल उठता है, ये ACL परमानेंट है या टेम्पररी? क्या प्लान ये है कि जब सारी लेगेसी फंक्शनैलिटी माइग्रेट हो जाएगी तब इस ACL को रिटायर कर दिया जाएगा? अगर हाँ, तो उसे रिटायर करने का प्रोसेस क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। सही बात है, वरना आप एक टेम्पररी सॉल्यूशन को परमानेंट मेंटेनेंस बर्डन बना सकते हैं। एग्जैक्टली। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किसी भी टेम्पररी सॉल्यूशन का एग्जिट प्लान होना चाहिए, वरना वो हमेशा के लिए गले पड़ जाता है। और क्या कोई और पहलू है? हाँ, एक आखिरी बात। अक्सर लोग ACL को माइक्रो सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में ही सोचते हैं। हाँ, अभी तक हमारी बात भी वैसी ही हुई है। लेकिन ये पैटर्न मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के अंदर भी उतना ही यूजफुल हो सकता है। अच्छा। मोनोलिथ के अंदर कैसे? मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा एप्लीकेशन कोड बेस है, मतलब मोनोलिथ,
और आप उसके अंदर किसी पुराने पोरली रिटन मॉड्यूल को नए क्लीन कोड से इंटरैक्ट करवाना चाहते हैं। ओके। आप मोनोलिथ के अंदर ही एक लॉजिकल ACL बना सकते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो पुराने और नए कोड के बीच ट्रांसलेशन का काम करे ताकि नए कोड को पुरानी की गंदगी से बचाया जा सके। अरे वाह! तो ये सिर्फ सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन के लिए नहीं बल्कि कोड लेवल इंटीग्रेशन के लिए भी काम आ सकता है। ये तो काफी वर्सेटाइल पैटर्न लगता है। तो हमने ये समझा कि ACL क्या है, कैसे काम करती है और उसे इम्प्लीमेंट करने में क्या-क्या चैलेंजेस या कंसिडरेशंस हैं। लेटेंसी, मेंटेनेंस, स्केलेबिलिटी, मल्टीपल ACLs, ट्रांजैक्शंस, स्कोप, रिटायरमेंट प्लान और मोनोलिथ में एप्लीकेबिलिटी। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इस्तेमाल आखिर करना कब चाहिए? वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां ACL लगाना वाकई फायदेमंद है? सोर्स के हिसाब से और जनरल प्रैक्टिस में भी 2 मेन सिनेरियोज हैं जहां ACL चमकता है। पहला, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, जब आप एक ग्रेजुअल माइग्रेशन स्ट्रेटजी अपना रहे हो। हाँ, लेगेसी को मॉडर्नाइज करते समय। एग्जैक्टली, आप एक लेगेसी सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन ये काम कई स्टेजेस में होगा। इस दौरान नए बन रहे कंपोनेंट्स और पुराने सिस्टम को साथ साथ काम करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ ASL एक ब्रिज का काम करता है जो दोनों को बात करने देता है, लेकिन नए सिस्टम को पुराने की टेक्निकल लिमिटेशन से बचाता है। ये स्मूथ ट्रांजिशन में मदद करता है। ये तो बहुत कॉमन सिनेरियो है। शायद सबसे ज्यादा ACL यही इस्तेमाल होती होगी। और दूसरा यूज केस? दूसरा यूज केस तब आता है जब 2 या 2 से ज्यादा सबसिस्टम्स को आपस में बात करनी हो लेकिन उनके सिमेंटिक्स बिल्कुल अलग हो। सिमेंटिक्स मतलब डेटा मॉडल्स, बिजनेस रूल्स? हाँ, यहाँ सिमेंटिक्स से मतलब है उनका डेटा को देखने और समझने का तरीका, उनके बिजनेस रूल्स, उनके डेटा मॉडल्स या उनके API कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जरूरी नहीं कि एक लेगेसी हो और एक मॉडर्न। अच्छा। हो सकता है दोनों ही मॉडर्न सिस्टम हो, लेकिन अलग-अलग टीम्स ने अलग-अलग अजम्पशंस के साथ या अलग-अलग बिजनेस डोमेन्स के लिए बनाए हों। उदाहरण के लिए, सेल्स सिस्टम कस्टमर को जिस तरह देखता है, सपोर्ट सिस्टम शायद उसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता हो। उनकी एट्रीब्यूट्स, उनकी लाइफ साइकिल स्टेजेस अलग हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। जब इन दोनों सिस्टम्स को इंटरैक्ट करना हो तो ADL उनके बीच एक ट्रांसलेटर का काम कर सकती है, ताकि दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते हुए भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। अच्छा, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के डिफरेंस को ही नहीं बल्कि बिजनेस लॉजिक या डेटा मॉडल के डिफरेंस को भी हैंडल कर सकता है। ये तो काफी पावरफुल है। तो ये तो हुई बात कि कब इस्तेमाल करें। क्या ऐसी भी सिचुएशन है जब ADL इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। सोर्स ये भी बताता है कि अगर 2 सिस्टम्स के बीच कोई खास सिमेंटिक डिफरेंस नहीं है, उनके डेटा मॉडल्स और APIs काफी मिलते जुलते हैं, तो शायद ADL लगाना जरूरी न हो। क्यों? उस केस में ADL सिर्फ एक एडिशनल लेयर ऑफ इनडायरेक्शन और ओवरहेड बन जाएगा। वही लेटेंसी, मेंटेनेंस कॉस्ट, कम्प्लेक्सिटी। अच्छा। अगर कम्युनिकेशन सीधा और सरल हो सकता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। ACL तभी लगाएं जब सिस्टम्स के बीच की भाषा या समझ में वाकई कोई बड़ा अंतर हो जिसे ब्रिज करने की जरूरत हो। मतलब हर चीज के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर काम सुई से हो सकता है तो सुई ही बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। ACL एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे तभी इस्तेमाल करें जब प्रॉब्लम वाकई वैसी हो जिसे ये सॉल्व करने के लिए बना है। अब अगर हम थोड़ा जूम आउट करें और देखें कि ACL पैटर्न सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है, क्या इसका कोई कनेक्शन है एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस से? हाँ, इसका सीधा संबंध है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न आर्टिकल इसे एज़्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क से जोड़ता है, खासकर उसके ऑपरेशनल एक्सीलेंस पिलर से। अच्छा, वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क, हाँ, ये काफी सुना है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस पिलर, इसका क्या मतलब है? ऑपरेशनल एक्सीलेंस का मतलब है ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करना और चलाना जो रिलायबली काम करें, जिन्हें मैनेज करना आसान हो और जो जरूरत के हिसाब से इवॉल्व हो सकें, यानी जिनमें बदलाव करना आसान हो। ओके। और ACL इसमें कैसे मदद करता है? कई तरह से। पहला, जैसा हमने देखा, ये नए कंपोनेंट्स को लेगेसी या एक्सटर्नल सिस्टम्स के डिजाइन फ्लॉस से बचाता है। इससे नए कंपोनेंट्स का डिजाइन क्लीन रहता है, उनमें टेक्निकल डेट जमा नहीं होता। टेक्निकल डेट, हाँ, वो शॉर्टकट्स जो बाद में भारी पड़ते हैं। एग्जैक्टली। टेक्निकल डेट वो टर्म है जो हम यूज करते हैं उन सब ऑप्टिमल डिजाइन चॉइसेस के लिए जो आज तो काम चला देते हैं, लेकिन भविष्य में जिनकी वजह से रीवर्क करना पड़ता है या प्रॉब्लम्स आती हैं। ACL इस उधार को कम करने में मदद करता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा,
ACL मौजूदा लेगेसी कंपोनेंट्स को सपोर्ट करते हुए नए फीचर्स डेवलप करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप कॉन्फिडेंटली नई चीजें बना सकते हैं, ये जानते हुए कि पुराने सिस्टम की लिमिटेशंस आपको रोकेंगी नहीं। इससे वर्कलोड की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव होती है और टीम की वेलोसिटी भी बढ़ सकती है। सिस्टम ज्यादा मेंटेनेबल और इवॉल्वेबल बनता है। तो ये सिर्फ टेक्निकल आइसोलेशन ही नहीं बल्कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस और सिस्टम की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। ये बात इसे और भी वैल्यूएबल बनाती है। बिल्कुल। और सोर्स में 2 और मिलते जुलते पैटर्न्स का भी जिक्र है, स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न और मैसेजिंग ब्रिज पैटर्न। स्ट्रैंगलर फिग, ये नाम तो बड़ा अजीब है, सुना था पहले भी, आपने मेंशन किया था। हाँ, ये नाम मार्टिन फाउलर ने दिया था। ये पैटर्न खास तौर पर लेगेसी सिस्टम को ग्रेजुअली रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? आइडिया ये है कि आप नई फंक्शनैलिटी को लेगेसी सिस्टम के ऊपर या आसपास बनाते हैं और धीरे धीरे ट्रैफिक या कॉल्स को पुराने सिस्टम से हटाकर नए सिस्टम की तरफ डाइवर्ट करते जाते हैं। ओह, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जंगल में एक अंजीर मतलब फिग का पौधा किसी पुराने बड़े पेड़ के ऊपर उगना शुरू होता है और धीरे धीरे उसे पूरी तरह ढक लेता है, उसे स्ट्रैंगल कर देता है। अरे बाप रे। और आखिर में पुराना पेड़ खत्म हो जाता है और अंजीर का पेड़ उसकी जगह ले लेता है। ACL अक्सर स्ट्रैंगुलर फिग स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होती है जो नए और पुराने सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करती है ट्रांजिशन के दौरान। वाओ, क्या एनोलॉजी है। स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न याद रहेगा। और दूसरा पैटर्न मैसेजिंग ब्रिज। मैसेजिंग ब्रिज पैटर्न तब काम आता है जब आपको 2 अलग-अलग मैसेजिंग सिस्टम्स को कनेक्ट करना हो। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम RabbitMQ इस्तेमाल करता है और दूसरा Azure सर्विस बस। अगर इन दोनों को मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं तो बीच में एक मैसेजिंग ब्रिज बनाया जा सकता है जो एक सिस्टम से मैसेज लेकर उसे ट्रांसलेट करके दूसरे सिस्टम के फॉर्मेट में डालकर भेज दें। अच्छा, ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर है। हाँ, ये भी एक तरह का ट्रांसलेशन लेयर है, लेकिन स्पेसिफिकली मैसेजिंग के लिए। ये तीनों पैटर्न्स ACL, स्ट्रैंगलर फिग और मैसेजिंग ब्रिज अक्सर साथ में इस्तेमाल होते हैं, खासकर बड़े एंटरप्राइज इंटीग्रेशन और माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स में। तो ये सब मिलकर एक टूल किट बनाते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस और मॉडर्नाइजेशंस को हैंडल करने के लिए। ACL उनमें से एक की टूल है। चलिए, तो हमने आज एंटी करप्शन लेयर पर काफी गहराई से बात की। अगर इसे संक्षेप में बताना हो तो क्या कहेंगे? संक्षेप में एंटी करप्शन लेयर यानी ACL 2 सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के बीच एक प्रोटेक्टिव ट्रांसलेशन लेयर है। ये तब बहुत उपयोगी होती है जब एक मॉडर्न सिस्टम को किसी लेगेसी सिस्टम से या किसी भी ऐसे एक्सटर्नल सिस्टम से इंटरैक्ट करना हो जिसका डिजाइन, टेक्नोलॉजी या डेटा सिमेंटिक्स बिल्कुल अलग हो। ACL मॉडर्न सिस्टम को बाहरी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज और पोटेंशियल करप्शन से बचाती है, जिससे मॉडर्न सिस्टम अपना क्लीन डिजाइन और इंटेग्रिटी बनाए रख पाता है। हाँ, ये खासकर ग्रेजुअल माइग्रेशन और इंटीग्रेशन सिनेरियोज में बहुत वैल्यूएबल है। हालांकि इसके अपने इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और ट्रेड ऑफ्स हैं, जैसे लेटेंसी और मेंटेनेंस ओवरहेड। बिल्कुल सही। ये एक ढाल की तरह है जो नए को पुराने की समस्याओं से बचाता है। अब इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारी ऑडियंस भी सोचना चाहेगी। जरूर, बताइए। हमने बात की कि ACL का मेंटेनेंस ओवरहेड होता है और ये लेटेंसी भी ऐड कर सकता है। एक लंबी चलने वाली माइग्रेशन स्ट्रैटेजी में जहां ACL सालों तक मौजूद रह सकती है, कोई टीम ये फैसला कैसे लेती है कि अब ACL को बनाए रखने की कॉस्ट, मतलब एफर्ट, कम्प्लेक्सिटी, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, उसके फायदों से ज्यादा हो गई है। वो कौन सा पॉइंट है जहां ACL को रिटायर कर देना चाहिए, भले ही लेगेसी सिस्टम पूरी तरह से खत्म ना हुआ हो? ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल है। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस, और वो भी एक चलती हुई माइग्रेशन में। वो कौन से कॉन्क्रीट मेट्रिक्स हो सकते हैं जिन्हें ट्रैक करके ये डिसीजन लिया जा सके? हाँ। क्या वो डेवलपमेंट टीम की वेलोसिटी होगी, या इंटीग्रेशन से रिलेटेड बग्स की संख्या, या परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, या फिर सीधे सीधे ACL को मेंटेन करने में लगने वाले आवर्स? ये तय करना कि इनफ इज इनफ वाकई मुश्किल होगा, खासकर जब ACL सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। यही सोचने वाली बात है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये हर प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस सवाल पर विचार करना जरूरी है ताकि ACL जो एक सॉल्यूशन की तरह शुरू हुई थी, वो खुद एक प्रॉब्लम न बन जाए। एक बेहतरीन सवाल हमारे लिसनर्स के लिए सोचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।